नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू परिहार, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम प्रेमचंद पर बात कर रहे हैं, प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन पर। प्रेमचंद का परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्हई वाराणसी में हुआ। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुई। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब लाल था। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस इकाई में हम प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की कथा वस्तु पर बात करेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन के कथानक पर चर्चा की जाएगी। उपन्यास में जिन विषयों को उठाया गया है, विद्यार्थी उनसे परिचित हो सकेंगे। किसी भी उपन्यास को समझने के लिए सबसे पहले उसके कथानक से परिचित होना आवश्यक है। उपन्यास में आई विभिन्न समस्याओं, मुद्दों, विचारों से अवगत होना चाहिए। प्रस्तुत इकाई में सेवा सदन उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद के विचारों, कथानक तथा विभिन्न विषय जो उपन्यास में आए हैं, उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत उपन्यास है। यह उपन्यास पहले उर्दू भाषा में बाज़ारे हुस्न नाम से 1919 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद सेवा सदन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों एवं आडंबरों से ही रूबरू नहीं कराते, बल्कि यथा योग्य तात्कालिक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। आज से 100 साल पहले प्रेमचंद धर्म के ठेकेदारों को बेनकाब करते हुए सेवा सदन में लिखते हैं, आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा है। 100 साल के बाद भी प्रेमचंद की इस बात में प्रासंगिकता देखी जा सकती है। धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर आज भी हम अलग अलग तरह के लोग ऐसे देखते हैं जो धर्म का झंडा लेकर ठेकेदार बनकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का उल्लेख किया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में अबला स्त्री और मध्य वर्ग की समस्या को लेकर समाज के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सेवा सदन उपन्यास का कथानक के कुछ बिंदुओं पर बात यहाँ करेंगे। सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख समस्या नारी की पराधीनता है। बेटी, पत्नी, बहन, माँ, सभी रूपों में उसे समाज ने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों में कैसे जकड़ रखा था, इसका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। विधवा और वैश्या की स्थिति तो समाज में सर्वाधिक दयनीय रही है। उपन्यास की कथा, मुख्य कथा इसी विषय को लेकर है। सेवा सदन एक सामाजिक उपन्यास है और स्त्री की दयनीय समस्या को लेकर लिखा गया है। साथ ही मध्य वर्ग के लोगों की आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक बंधनों पर प्रकाश डाला गया है तथा ऊंचे और सभ्य वर्ग की आत्म विडंबना, ढोंग और बगुला भक्ति की अच्छी कलई भी खोली गई है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में उन सभी वर्गों को चित्रण का आधार बनाया है जो शोषित हैं, जो दलित हैं। इस उपन्यास के कथानक में अगर हम देखें तो उपन्यास का मुख्य पात्र एक पिता है जो थानेदार है, किंतु वह अपनी नौकरी हमेशा ईमानदारी के साथ करता है। कथानक की विशेषताएं। उपन्यास का कथानक एक महत्वपूर्ण तत्व है। उपन्यास मनोरंजक, उत्सुकता बढ़ाने वाला, सुगठित कथानक तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने वाला बनता है। मुख्य कथानक के साथ अन्य कथाएं भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना मुख्य कथानक। सेवा सदन उपन्यास बड़ा है, वृहद आकार का है तथा कथानक को बांधने का भी भरसक प्रयास इसमें किया गया है।
सेवा सदन में मुख्य समस्याओं पर अगर हम बात करें तो इस कथानक में नारी जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर इसकी कथा वस्तु की रचना की गई है। नारी जीवन की समस्याओं को समाज के समक्ष लाना उपन्यास का उद्देश्य है। संभव के साथ असंभव या चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हुआ है। इस दृष्टि से अगर देखें तो गजाधर का अंत में आकर मिल जाना, अपनी पत्नी सुमन से मिलना और सुमन को आश्रम के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा देना, उच्च आदर्श की बातें करना संभव से असंभव या चमत्कारिक घटना कहा जा सकता है। इसी तरह शांता का विवाह सदन सिंह से तय होना इसे असंभवनीय बनाता है, जिस पर विश्वास करना पाठक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेवा सदन में तत्कालिक समाज के राजनीतिक वातावरण का वर्णन, हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात करना तथा वैश्य सुधार आश्रम की स्थापना करना लेखक के प्रगतिवादी विचारों की पुष्टि करता है। निसंदेह प्रेमचंद ने यह उपन्यास लिखकर अपनी कलम का लोहा मनवा लिया। उनके लिए यह सफलता वाकई हर्ष और सौभाग्य की बात थी। सेवा सदन में अगर हम देखें तो उसके कथानक को पढ़ने के बाद हमें जो समस्याएं दिखाई देती है उसमें एक समस्या दहेज की समस्या भी है। प्रेमचंद ने दहेज की समस्या को सभी समस्याओं की जड़ माना है। दरोगा उमानाथ और गजानन की बीच की बातचीत से भी हम इस समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं। गजानन अब की बार सुयोग्य वर खोजिएगा। उमानाथ सुयोग्य वरों की कमी नहीं है, पर उनके लिए मुझ में सामर्थ्य भी तो नहीं है। इस उपन्यास में अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने दहेज की समस्या को सभी समस्याओं की जड़ मानते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे घर से नाता रखने के बावजूद भी उसका रिश्ता बहुत आसानी से तय नहीं होता। उसका कारण यह है कि जो रिश्ता लेकर जहां भी पिता गजानन गए, जहां भी दरोगा, एक तो उनका पद दरोगा का, लोगों के दिमाग में यह बात भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि जो पुलिस में हैं, जो पद पर हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं। जबकि दरोगा उमानाथ अपने जीवन में कभी रिश्वत नहीं लेता। उनकी पत्नी हमेशा उनसे कहती रही कि पैसों को बचाइए, बेटियों के विवाह में काम आएंगे, लड़कियों के विवाह में जरूरत पड़ेगी, किंतु शायद दारोगा ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। और जब बच्चियां बड़ी हो गई, उनकी लड़कियां बड़ी हुई, तब उन्हें लगने लगा कि अब तो इनका रिश्ता किया ही जाना चाहिए। जब वे समाज में अपने बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढने निकले तो कोई आदमी उन्हें ऐसा नहीं मिला जो बिना दहेज के विवाह करने के लिए राजी हो जाए। तो इस उपन्यास में बहुत मर्म तक इस बात को हम चुभता हुआ महसूस करते हैं। सुयोग्य वर मिलने के लिए कितने पैसे चाहिए उनके पूछने पर लोग कहते हैं 1000 तो दहेज ही मांगते हैं और सारा शादी का खर्च अलग। दहेज प्रथा के कारण ही उनकी पुत्री सुमन का विवाह अच्छी जगह नहीं हो पाता है और सुमन का विवाह किसी अधेड़ व्यक्ति से किया जाना या दरोगा ने अपने जीवन में जीवन भर जो रिश्वत नहीं ली वो अपनी बेटी का विवाह करने, उसके दहेज की व्यवस्था करने के लिए रिश्वत लेने की सोचता है और चूंकि चालाक नहीं है तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी जाता है। ये इस कथानक में वो घटना है जो सुमन को, उसके चरित्र को रेखांकित करती है कि वह अपने पद से क्यों भ्रमित हो गई। जो जीवन उसने जिया था उसके बावजूद उसने क्यों अपने जीवन के रास्ते को बदल लिया। ये घटनाएं, ये दहेज की जो घटना है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करती है। दहेज प्रथा के कारण निश्चय ही लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो पाती और सुमन का पतन इसी कारण हुआ, यह भी हम इस उपन्यास में देखते हैं।
दूसरी समस्या अगर हम देखें तो इस उपन्यास में जो उभर कर आती है वह वेश्यावृत्ति की समस्या है। सेवा सदन की प्रमुख समस्या वेश्यावृत्ति की समस्या पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए। प्रेमचंद ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि सिद्धांत रूप से वेश्याएं घृणित समझी जाती हैं, किंतु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका इतना अधिक मान सम्मान किया जाता है कि वे ऐशो आराम का जीवन यापन करती हैं। जब सुमन अपने अधेड़ पति के साथ अपने घर में रहती है और पति उसका बार बार उसके चरित्र पर, उसके चाल चलन पर शक करता है, तो वह आश्चर्यचकित होती है कि बार बार उसका पति उसकी भावनाओं को क्यों कचोटता है, क्यों उसे इस तरह से परेशान करता है। बहुत अधिक शक करने पर एक दिन जब वह उसे घर से निकाल देता है तो सुमन सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊं, और वह अपनी सहेली के घर जाने के लिए उसके घर जाती है। तो गांव वाले वहां पर भी उसका जीना दुर्भर कर देते हैं। समानांतर वह देखती है कि उनके गांव की जो वैश्या है, लोग उसे बड़े सम्मान के साथ अपने घरों में बुलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे पैसा देते हैं, जबकि वह सीधा सरल जीवन जीना चाहती है, तब भी लोग उसे जीने नहीं देना चाहते। तो अंत में वह सबसे परेशान होकर उस वैश्या के साथ रहने के लिए चली जाती है, उसके साथ रहना शुरू करती है। ये घटना भी इस बात को बताती है कि समाज के लोग कितनी संकीर्ण मानसिकता लिए हैं। वे स्त्री के आचरण पर, उसके चरित्र पर बहुत आसानी से लांछन लगा देते हैं, उसे चरित्रहीन कह देते हैं। ये जो चरित्रहीन कहना है, ये स्त्री के आत्मसम्मान को बहुत कचोटता है, बहुत उसे भीतर तक द्रवित करता है। इस दृष्टि से भी सेवा सदन उपन्यास को अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने बहुत गहन अध्ययन के बाद शायद इन घटनाओं का वर्णन अपने उपन्यास में किया है। तीसरी समस्या जो उभर कर आती है इस कथानक के आधार पर, वह है रिश्वतखोरी की समस्या। रिश्वत की समस्या को दरोगा कृष्णचंद्र के माध्यम से उभारा गया है। दरोगा अपने जीवन में रिश्वत नहीं लेता, सादा जीवन जीना चाहता है, लेकिन बेटी के विवाह के लिए पैसा मांगने पर वह दहेज लेने की सोचता है। वह सोचता है कि सारा जीवन मैंने रिश्वत न लेकर शायद गलती की, मुझे अपने जीवन को ऐशो आराम से जीना चाहिए था और भरपूर रिश्वत लेनी चाहिए थी। यह समस्या भी इस उपन्यास में उभर कर आई है। चौथी समस्या जो उभर कर आती है वह है धार्मिक ठगी की समस्या। प्रेमचंद ने अपने समसामयिक जीवन में होने वाली ठगी का भी वर्णन किया है। ये ठगी धार्मिक गुरुओं और महंतों के माध्यम से होती है। जनता का उन पर अंधविश्वास और अपार श्रद्धा है, उसी का लाभ ये धार्मिक महंत और गुरु लोग उठाते हैं। उपन्यास में इन समस्या को बहुत उभार कर बतलाया है कि धर्म के नाम पर किस तरह लोग जनता को ठगते हैं, उनसे चंदा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। सांप्रदायिक विद्वेष की समस्या को भी इस उपन्यास में देखा जा सकता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में तात्कालिक समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता को भी उठाया है। सांप्रदायिक समस्या के अंतर्गत प्रेमचंद ने हिंदू और मुसलमानों की अतिवादी विचारधारा का उल्लेख कर इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि कुछ लोगों की उग्र विचारधारा सांप्रदायिक भावनाओं को इस प्रकार उभार देती है कि लोगों में परस्पर वैमनस्य बढ़ जाता है। सेवा सदन उपन्यास में नारी के विविध रूपों को देखा जा सकता है। इस उपन्यास में नारी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण भी हम इस उपन्यास में देखते हैं। नारी का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी यहाँ उभारा गया है। बेटी के रूप में नारी, पत्नी के रूप में नारी, बहन के रूप में नारी,
वैश्या के रूप में नारी इस उपन्यास में देखते हैं। आदर्श सेविका के रूप में भी नारी को देखा जा सकता है। सुमन जो प्रताड़ित होकर, पति द्वारा प्रताड़ित होकर घर से निकाली गई, फिर वह वैश्यालय चली गई, वहां से वह अपने जीवन को उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए समर्पित करती है जो समाज में तिरस्कृत हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं। सेविका के रूप में अपना बचा हुआ जीवन उनकी सेवा में बिताती है। तो आदर्श सेविका के रूप में भी नारी को प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाया है। आदर्श संचालिका के रूप में सुमन को दिखाकर उन्होंने आदर्श की स्थापना की है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सेवा सदन प्रेमचंद का नारी जीवन की पराधीनता का दस्तावेज है। सेवा सदन में नारी के विभिन्न रूपों को दिखाकर, उसके विभिन्न स्थितियों को दिखाकर प्रेमचंद ने हमें उस समाज से रूबरू कराया है जो उस समय तात्कालिक समय में जैसा समाज था। सेवा सदन की प्रासंगिकता इस बात से भी देखी जा सकती है कि सेवा सदन उपन्यास में नारी की जो स्थिति थी, कमोवेश आज भी वैसी ही स्थितियां हमें समाज में दिखाई देती है। इस रूप में सेवा सदन उपन्यास का कथानक प्रासंगिक भी है और प्रेमचंद का यह एक सफल उपन्यास कहा जा सकता है। धन्यवाद। आज आपने प्रेमचंद के उपन्यास के सेवा सदन उपन्यास के कथानक को पढ़ा। धन्यवाद।